आणविकता और अभिक्रिया की कोटि कल आज बोले हो? हाँ? बोले तो नहीं हो, बोले नहीं हो कहां से? इसका मत लिखना, 100 अविनाश का नाम मत लिखना, ध्यान से सुनो। आज अभिक्रिया की कोटि के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक? तो दो तरह की अभिक्रियाएं, अभिक्रिया की कोटि के बारे में अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक? मतलब हम लोगों को यही देखना है कि जो अभिक्रिया की दर है, अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा कल हमने बताई थी। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है कि जो वेग समीकरण है, वेग समीकरण में घातों की संख्या का योग, वेग समीकरण में घातों की संख्या का योग का मतलब हो गया कि जो वेग है अभिक्रिया का, वो अभिक्रिया का वेग कितने अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, कितने अभिकारकों की सांद्रता पर, अच्छा जितने अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करेगा वही क्या हो जाता है, अभिक्रिया की कोटि हो जाती है, ठीक है? ये कल यहां तक हमने सारी चीजें बता दी हैं। हम लोगों के पाठ्यक्रम में दो तरह की अभिक्रिया की कोटि के बारे में पढ़ना है, और दोनों में से मैंने बताया है कि मतलब ये तो कंफर्म है, आना ही आना। शून्य कोटि या प्रथम कोटि की अभिक्रिया से प्रश्न कंफर्म है आना, मैक्सिमम चांस प्रथम कोटि की अभिक्रिया से रहते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया से कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा, ठीक? तो दोनों पढ़ते हैं हम लोग। पहला है शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, इसको कहा जाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नाम से ही लग रहा है कि इसमें जो घात होते हैं, घात मतलब जो वेग समीकरण पर पावर होती है, रेट, जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है उस पर जो पावर होती है, उन पावर का, उन घातों का योग शून्य होता है, ठीक है? मतलब जो अभिक्रिया की दर है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, 118 के बाद से, ठीक है? और एक है हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया। थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन पढ़े हो कि नहीं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत पढ़े हो नहीं? फिजिक्स में पढ़े हो कि नहीं? आगे बोलोगे कुछ? पढ़े हो? कैसे पास हो गए? बिना उसके कोई डेरिवेशन रहा होगा पिछले साल? बिना डिफरेंशिएशन या बिना इंटीग्रेशन के पिछले साल कोई डेरिवेशन था फिजिक्स में? लगभग सब में कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो किया ही जा रहा था, ठीक? चलो, ये इससे ये पता चल जा रहा है कि कैसे पास हुए हो 11, ठीक है? और ये मैं गारंटी लेता हूं, रोजी पर बैठा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। दुनिया की कोई ताकत, आइंस्टीन और रदरफोर्ड यहां करके तुम लोग को समझा दें, तुम्हें नहीं समझ में आएगा जो बताने जा रहे हैं, अगर तुम्हें इंटीग्रेशन नहीं आता है तो। बात समझ में आ रही नहीं? अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं पता है, देखो आना ना वो अलग चीज होती है, ठीक है? बायो के बच्चे हो, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये कैलकुलस की चीजें तुम्हें नहीं आएंगी, लेकिन यहां 90% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नाम ही नहीं सुना है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है।
समाकलन अवकलन, वो नाम ही नहीं सुना है, वो जन्म में नहीं करते हैं। कभी एक बार हल्का सा आया होगा, देखे होंगे, अभी तो बड़ा डेल्टा उल्टा कान का ऐसे बने हुआ तो छोड़ दो इसको, पढ़वे नहीं करते हैं। ठीक, तो कोई बात नहीं, झेलो बैठ के। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। इसके बारे में सारी चीजें पढ़ते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग? परिभाषा देखेंगे, फिर इसका एक इक्वेशन बनता है जिसको कहा जाता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। क्या बोलते हैं? बोलोगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। बोलो भाई सचिन भाई, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। उस इक्वेशन का डेरिवेशन भी आ सकता है और उस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो डेरिवेशन अभी यहां कर लेते हैं। बहुत भाई फिजिक्स में तुम लोगों ने 75 डेरिवेशन पढ़े होंगे, पूरी केमिस्ट्री में यही 2 डेरिवेशन है बस। बात समझ आ रही है ना? फिजिक्स में वो 75 भी नहीं पढ़े, बहुत ज्यादा है। केमिस्ट्री में ये 2 नहीं पढ़ोगे, बहुत कम है। हाँ परिभाषा बताओ, बैठे बताओ, बैठे बैठे बताओ। हाँ, शून्य घात के समानुपाती होती है, सीधी सी बात है। तो एक रिएक्शन हम लोग सपोज करते हैं, मयंक धर, एक रिएक्शन हम लोग सपोज करते हैं कि R गिव्स P। कोई समस्या? एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन है, रिएक्टेंट गिव्स P, मतलब अभिकारक क्या दे रहा है? उत्पाद दे रहा है। कोई समस्या किसी को? अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो इसने परिभाषा बताई है, परिभाषा इसने यही बताई है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अभिक्रिया की दर होती है वो अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है। शून्य घात के समानुपाती मतलब उस पर डिपेंड ही नहीं करती है, इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है। मतलब हम अभिकारक की सांद्रता चाहे कितनी ले लें, उस पर अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं करेगी। आनंद निषाद समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, बहुत अच्छे। तो अब आगे देखो, तो इसके लिए जो रेट लॉ एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा -dr/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ r⁻0। कोई समस्या किसी को? जो चीज हमने बोला है उसी को लिख दिया है। मतलब जो अभिक्रिया की दर है, प्रियांजल हम समय दे देंगे तब छापना, ठीक है? -dr/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻0। जो परिभाषा बताई है उसी परिभाषा के हिसाब से हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक लिख दिया यहाँ पर कि -dr/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻0। मतलब अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर कर रही है। शून्य घात पर निर्भर करने मतलब निर्भर नहीं कर रही है। ठीक, कोई बात नहीं। -dr/dt, अब बस खाली गणित लगाना है इसमें। -dr/dt इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब हटाते हैं तो एक नियतांक आता है कि r⁻0। कोई समस्या किसी को? ठीक, अमर बाबू खड़े हो जाओ। किसी पे भी पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है? शंकर भाई खड़े हो जाओ। आलू बाबू, किसी पावर घात जो है वो 0 हो तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। किसी पर घात, किसी भी चीज पर घात अगर 0 है इसका मतलब क्या हुआ? उसका मान हमेशा 1 होगा। 100 पर घात 0 उसका मान 1, 1 पर घात 0 उसका मान 1, प्रियांजल पर घात 0 उसका मतलब 1, शंकर पर घात 0 मतलब 1। तो किसी भी चीज पर अगर घात 0 है तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मान क्या निकल करके आएगा? 1 निकल करके। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो -dr/dt इज इक्वल टू k लिख दिया तो कोई समस्या नहीं ना है। कहां गए तुम लोग? अच्छा, आज जो एब्सेंट हैं तो कुछ स्पेशल केस वाले बच्चे हैं। अब बढ़िया कि तुम लोग आज चले आए। सचिन भाई
4 दिन से एब्सेंट हो रहे थे, आज चले आए। आज हो सके फोन फान जाए या फिर कुछ हो। आज वाले एब्सेंट जो हैं वो थोड़े से स्पेशल केस वाले बच्चे। गीता भी आज चली आई, पर गीता आज एब्सेंट हैं। माइनस dr/dt इज इक्वल टू के। कोई समस्या? ये पता है 30 सेकंड का भी डेरिवेशन नहीं है, लेकिन चूंकि तुम लोग बैल हो तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। ठीक है, अब देखो करना क्या है, माइनस dr को, और ये आती आती एक तरफ, घोड़ा घोड़ा एक तरफ, के dt एक तरफ। कोई समस्या? अब यहां पर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। ये जो d वाला पोर्शन है इसको हटाएंगे, यहां पर लिख देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड मतलब दोनों तरफ समाकलन करने पर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अच्छा, जो बच्चे इंटीग्रेशन पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि 2 तरह के इंटीग्रेशन होते हैं, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक इनडेफिनेट। डेफिनेट में क्या करते हैं, लिमिट लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी इंटीग्रेट करते हैं तो लास्ट में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाता है, c। पढ़े हो कि नहीं? नहीं पढ़े हो तो भैया अब हम केमिस्ट्री में आकर के तुम्हें इंटीग्रेशन नहीं बताएंगे, तब आपके पास एक ही चारा बचेगा इसे याद करने का। समझ में आ रही बात ना? ठीक, तो जो बच्चे, हमको लग रहा है कि जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हैं वो ज्यादा निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि वो वैसे भी नहीं कुछ पढ़ते इसको। अच्छा भाई, अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है तो भी तुम इसको नहीं पढ़ते तो चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो उसके लिए लिमिट पहले सेट करते हैं। लिमिट सेट करने के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी लेते हैं, मतलब प्रारंभिक सांद्रता। इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेते हैं कितनी है, R0। इनिशियल मतलब प्रारंभिक सांद्रता, इतना हम लेकर के चले। ठीक है, T टाइम तक अभिक्रिया हुई 10 सेकंड, उसके बाद जो फाइनल कंसंट्रेशन है, बची हुई सांद्रता है, फाइनल सांद्रता कंसंट्रेशन R। लिमिट लगा दीजिए यहां पर और इंटीग्रेट कर दीजिए। ये वाला साइन देखा है कभी जिंदगी में? लिमिट लगाएंगे यहां पर, कहां से कहां तक, R0 से R। ये हो गया आपका dr इज इक्वल टू के। समय की सांद्रता तो कोई दिक्कत नहीं, 0 टाइम से शुरू करते हैं, t टाइम तक जाते हैं, 0 to t dt। कोई समस्या? ये माइनस साइन थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, इधर कर देंगे तो इधर भी तो माइनस माइनस ही रहेगा। यहां माइनस चलाएगा। अरे साहब बोलो, माइनस साइन हमको प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट कर रहा है। मयंक धर भैया यहां देखिए, एक तो ऐसे ही और ऊपर से वैसे ही। ठीक, ये माइनस साइन हमें परेशान कर रहा है तो उस माइनस साइन को हटाते हैं। रिमझिम माइनस साइन को जब हटाएंगे तो क्या होगा, ये लिमिट चेंज हो जाएगी, बस यही होगा। मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट बन जाएगी, अपर लिमिट लोअर लिमिट। माइनस साइन हटा और नीचे आ गया आपका R, ऊपर चला गया, स्याही खत्म हो गई क्या भाई, R0, और ये हो गया dr इज इक्वल टू के dt। ये a ना समझ लेना, 0 से t। ठीक, अब इस चीज को यहां पर लिख के फिर से इंटीग्रेट कर देते हैं। R ऊपर आ गया R0 dr इज इक्वल टू के 0 से t dt। dr को इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा, R आएगा। यहां पर रखते क्या है, लोअर लिमिट, यहां पर क्या, अपर लिमिट, k आएगा t, यहां पर रखेंगे लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब क्या होता है, अपर लिमिट माइनस R0 माइनस R इज इक्वल टू के। 0 माइनस t करेंगे t ही आएगा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, के टी इज इक्वल टू R0 माइनस R। ठीक, यहां से 2 इक्वेशन निकल करके आते हैं, k इज इक्वल टू R0
माइनस आर बटे टी, और टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर बटे के। छाप जाओ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जल्दी छापिए भाई। शिवम बैग खुल रहे होगा तो आगे जगह कहीं कहीं होगी, बैठ सकते थे, तो वही 2 सीट पर बैठना, वहां तो पंखा भी नहीं है। पर आनंद के पास बैठना है, आनंद आएगा। आनंद बाद में आया है। पांच मिनट पहले आओ। देखो हम भी अब समय से आते हैं। छापली असल में लंबी हाइट होने का नुकसान तो होता ही है हमको। छाप लिया? छाप लो, ठीक रहेंगे। क्या चीज? टोना ना पढ़ो, कुछ पूछना है तो पूछ लो। किसी को अगर कुछ समझना हो विशाल मौर्य तो पूछ सकते हो। क्योंकि अभी ये जीरो ऑर्डर खत्म नहीं हुआ, अभी जीरो ऑर्डर में एक और चीज है, हाफ लाइफ टाइम बचा है, अर्धायुकाल। लिमिट को चेंज कर दी है ना, जैसे नीचे आर नॉट था, ऊपर आर था, ठीक। तो जब अब देखिए नीचे वाले में ऊपर आर नॉट चला गया, नीचे आर चला आया, तो जब लिमिट एक्सचेंज करेंगे a माइनस बी को माइनस बी माइनस ए लिखा जा सकता है। बस वही काम किया है हमने, ठीक है। माइनस साइन हटा नहीं है, बस लिमिट चेंज कर दिया तो अपने आप को माइनस साइन हट जाएगा। अपर लिमिट की जगह लोअर लिमिट ला दी है, लोअर लिमिट की जगह अपर लिमिट ला दी। बाय डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब होता है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में इंटीग्रेट करना, ठीक। जैसे डिस्प्लेसमेंट तुम लोग नापते होगे, मान लो यहां से पीपीगंज की डिस्प्लेसमेंट 4 किलोमीटर है मान लिया, तो पीपीगंज से यहाँ की डिस्प्लेसमेंट -4 हो जाएगी कि नहीं, डायरेक्शन चेंज हो गया। तो वही काम यहाँ की अपर लिमिट की जगह लोअर लिमिट कर दिया, लोअर लिमिट की जगह अपर लिमिट कर दी। कोई समस्या? इतना छाप लिए? अरे भाई आगे भी है, इतने में खुश ना हो जाओ। असली इक्वेशन जो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन वही है जहां पर k क्या है, वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट, r नॉट क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, r क्या है, अंतिम सांद्रता, t क्या है, अभिक्रिया में लगने वाला समय। सारी चीजें पता चल गई। इसको छाप लो तो बताओ, तो फिर आगे के अर्धायुकाल के बारे में भी बताया जाए। कितना टाइम बचा है एग्जैक्ट पता नहीं, 8:35 होने में कितना टाइम है? बहुत
छाप लिए। अब देखो अगला जो टॉपिक है, बगल वाली कॉपी छाप लो। बगल वाले तुम्हारे छाप रहे हैं। नीरज यादव, अर्ध आयु काल। हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम या अर्ध आयु काल क्या होता है, इस चीज को ध्यान से समझो। नाम से ही क्या लग रहा है, कुछ समय का आधा होगा ये। ठीक, ये समय का आधा नहीं होता है, ये अभिकारक की जो सांद्रता लेकर के चले रहते हैं वह समय, ध्यान से सुनो, वह समय जिसमें अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा बचे। जैसे मान लो आशुतोष शुक्ला है, गए कहीं खाने, शुक्ला जी हैं 50 जगह जाते हैं खाने के लिए है, इनको मिली 100 पूड़ियां खाने के लिए, 100 पूड़ियां खाने के लिए मिली और 5 मिनट में इन्होंने 50 पूड़ी खत्म कर दी। तो जो ये अभिक्रिया कर रहे हैं उसका अर्ध आयु काल कितना हो गया, 5 मिनट। मतलब प्रारंभिक सांद्रता थी 100 पूड़ी, 5 मिनट बाद बची 50 पूड़ी, तो 5 मिनट क्या हो गया इनका, अर्ध आयु काल हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो किसी भी अभिक्रिया में जो हम लोग लेकर के शुरुआत में चलते हैं सांद्रता, कुछ समय बाद क्या होता है कि वो धीरे धीरे अभिकारक कम ही होता जाता है। जब अभिक्रिया, रंजीत बाबू, अभिक्रिया जब होती है तो अभिकारक की सांद्रता धीरे धीरे क्या होती है, कम होती जाती है। तो एक समय ऐसा आएगा ना जब आधी बचेगी, तो वह समय जिसमें अभिकारक अपने प्रारंभिक सांद्रता का आधा बचता है उसी को क्या कहते हैं, अर्ध आयु काल। कोई समस्या? अर्ध आयु काल को दिखाते हैं हम लोग टी हाफ से, ऐसे दिखाते हैं टी हाफ से, ठीक है, 1/2। अच्छा, अब इसका जो फॉर्मूला निकालने का तरीका होता है बड़ा आसान होता है। देखो ध्यान से सुनो, समझ में आ जाएगा बड़े आराम से। टी का हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा है, और ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, R0 माइनस R अपॉन के। क्लियर है? प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, R0। ठीक, टी हाफ के बाद कितनी बचेगी, प्रारंभिक सांद्रता का आधा, R0/2। टी हाफ के बाद कितना बचेगा, R0/2। यहां मान रख दो, T1/2 इज इक्वल टू R0 माइनस R0/2 के। तो यहां से निकल करके आ जाए, अरे भैया ये एक R0 है, उसमें से आधा R0 चला गया, अरे भैया आधा R0 है ना, कितना बचा, आधा R0 बचा, उसी को लिख दो, T हाफ इज इक्वल टू R0 अपॉन 2K। ठीक, अब यहां पर ध्यान से देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, अच्छा 2 क्या है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, मतलब नियतांक है कि ये बदलता रहता है। 2 नियतांक है, 2 का है भाई, 2 तो 2 ही रहेगा। ठीक, के भी एक तरह का कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, यानी कि टी हाफ किसके समानुपाती है, R0 के समानुपाती है, उस पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि यहां से हम लोग को एक चीज पता चल जाती है कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0। और अगर हम ग्राफ बनाएंगे, यहां पर रखेंगे टी हाफ, यहां पर रखेंगे R0, ठीक है, तो प्रारंभिक सांद्रता अगर बढ़ाते जाएंगे तो टी हाफ का मान भी बढ़ता जाता है। इस तरह का ग्राफ देखने को मिलेगा। सरल रेखा, सरल रेखा तो मिलेगी, ठीक है, लेकिन सीधी रेखा नहीं मिलेगी।
ठीक, तो अर्ध आयताकार का फॉर्मूला वही है भैया, न्यूमेरिकल आएंगे उस पर छाप लो। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो, जो नहीं पढ़ना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ प्रियंका, समझ में नहीं आ रहा क्या? लिखा हुआ, अरे यार मेरी राइटिंग पे हमको राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार मिला है। ये राइटिंग जो है उसको प्रेसिडेंट अवार्ड मिल चुका है। और अभी राइटिंग के बारे में मेरे बोल रहा, अभी तुम लोग की कॉपी अगर देख लें, पहले लिखा हुआ छाप के लाई हो यहाँ पर भगवान तैयारी अभी को लिखते हैं। शंकर भाई क्लियर हो रहा है? साथ में न्यूमेरिकल लगा लेना इस पे, तो ये चैप्टर एनसीईआरटी में वही बोर्ड में आएगा। हरिओम पाल, इस वर्ष तो पढ़ोगे ना ढंग से? दूसरा दिन है, जितना भी दिन हो, दिन से मतलब नहीं। अरे तुम मत आओ, कोई हमको प्रॉब्लम नहीं। बहुत जहाँ पे सब आ जाते हो, सीटियां कहाँ बचती है, पीछे वाले बेचारे आने से बैठे रहते हैं। लेकिन जैसे भी रहो, जहां भी रहो, पढ़ो, नंबर पाओ, उससे मतलब है। और तुमसे पता नहीं क्यों अभी भी उम्मीद है कि तुम कुछ करोगे, अच्छा नंबर लाओगे। इनका कोई मित्र है हरिओम पाल का? कोई है मित्र? सब है? नहीं कोई परम मित्र जो मानता हो? कौन है? आयुष, पढ़ रहे हैं कि नहीं? पढ़ रहे हैं कि नहीं? चलो ठीक है, अब देख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या इस पर एक आध न्यूमेरिकल लगाया जाए? हाँ? नहीं, फर्स्ट ऑर्डर आगे बढ़ो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया देखा जाए। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आर गिव्स बी, अभिकारक उत्पाद दे रहा है। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का परिभाषा सिंपल सा जो तुमने बताया था अभी, उसी में 0 की जगह 1 कर दो। यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के एक घात के समानुपाती होता है। अभिकारक की सांद्रता के एक घात के समानुपाती होता है। यानी कि किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है, उस रेट लॉ एक्सप्रेशन में उनके घातों का जो योग होता है वो 1 आता है। यानी कि यहां पर निकल करके आएगा माइनस dr/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 1, यानी कि r ही लिखते हैं। माइनस dr/dt इज इक्वल टू k r। ठीक, अब फिर से हाथी हाथी एक तरफ, घोड़ा घोड़ा एक तरफ, मतलब r एक तरफ कर देते हैं। माइनस dr माइनस dr/r इज इक्वल टू k dt। अब हमारे लिए इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन हमेशा किसी न किसी के रिस्पेक्ट में किया जाता है। ठीक है, तो r को r के रिस्पेक्ट में ही हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। ठीक,
इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है? आर नॉट। फाइनल कितनी है? आर। लिमिट लगाते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ समाकलन करने पर क्या निकल के आएगा? ध्यान से देखो। लिमिट लगाएंगे, आर नॉट आर माइनस डी आर अपॉन आर। इसको डायरेक्टली अब एक बात तो यहां पर लिख दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद हम लोग क्या हो रहा है पीछे? के डी लिख देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। माइनस साइन को हटाना है, लिमिट को चेंज करना है। आर नीचे, आर नॉट चला गया ऊपर, डी आर अपॉन आर। के इसको डायरेक्टली अब पी लिख दे रहे हैं हम लोग, हैं। इसके पहले डी टी लिख करके 0 माइनस टी करके टी किया गया था, यहाँ पे डायरेक्टली के टी लिख दे रहे हैं। कोई समस्या? अब यहां पर ये जो इंटीग्रेशन है वो पिछले वाले इंटीग्रेशन की तरह नहीं है, उसमें तो सिर्फ डी आर था, यहाँ डी आर अपॉन आर आ गया। तो अगर इंटीग्रेशन पढ़े होगे तुम लोग ध्यान से, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ये है किस तरह का इंटीग्रेशन? 1/x dx, इसी का इंटीग्रेशन है। किसी को याद है इसका इंटीग्रल क्या होता है? ln x, यानी कि log नेचुरल log x, log e बेस x, इसी को ln x भी कहा जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसका इंटीग्रेशन यही होता है, ठीक है। तो पहले यहां तक जल्दी से छाप लो, फिर आगे बताएं जल्दी से। हाँ, इसका मान भी होता है और log e बेस x को अगर डेसिमल में चेंज करना हो तो क्या करेंगे हम लोग? 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो log x हो जाता है। यही e हटाना होगा, मतलब हमारे नंबर सिस्टम में लाना हो तो। जल्दी से आप आर नॉट, ठीक। यहां पर था हमारा डी आर अपॉन आर और यहां था के टी। अब डी आर बाई आर को इंटीग्रेट करेंगे जिस तरह से हमने बताया, log e बेस आर, स्क्वायर ब्रैकेट में यहां लिखेंगे आर और यहां लिखेंगे अपर लिमिट इज इक्वल टू के टी। अब यहां पर फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log e बेस अपर लिमिट क्या है? आर नॉट माइनस log e बेस लोअर लिमिट क्या है? आर इज इक्वल टू के टी। log a माइनस बी क्या होता है? क्या कह रहा बाबू शंकर? नहीं, साफ बोलो, हम लिपसिंग से समझ लेते हैं। पहला वाला बोलो गलत बोलो, log a भी नहीं होता है, ठीक है। बोलो, log a माइनस log b कितना होता है? पिछले साल ही बताया था। चलो ठीक है, log a अपॉन b, यहां पर ब्रैकेट में लिख देना, log a माइनस log b इज इक्वल टू log a बाई b, log a प्लस log b इज इक्वल टू log a इंटू b। बात समझ में आ रही है ना? log a टू द पावर m इज इक्वल टू m log a। ये तीन चार चीजें पिछले साल बताई थी। अच्छा, इज इक्वल टू तो हमने लिखा है, इज इक्वल टू के टी। तो यहां पर के टी को इस तरफ लिखते हैं, के टी इज इक्वल टू log e बेस r नॉट अपॉन r। तो k निकल करके आ जाएगा यहां पर log e बेस r नॉट अपॉन r अपॉन t, ठीक। और t इज इक्वल टू आ जाएगा log e बेस
या फिर एक काम करो, अभी उसको यहीं पर चेंज कर दो, डेसिमल में भी चेंज कर दो। डेसिमल में चेंज करोगे तो क्या निकल के आएगा, k इक्वल टू 2.303 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन T हट जाएगा फाइनल कंसंट्रेशन, और T बराबर आएगा 2.303 के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। देखो ये 2.303 कहां से आया, इस E को हटाया गया है। E को, ये एक्सपोनेंशियल सिस्टम है, इसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया है हमारे नंबर सिस्टम, इसको कहते हैं डेसिमल सिस्टम में। बात समझ आ रही है ना? ठीक है, अब तुरंत इसका भी हाफ लाइफ टाइम देख लिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में इसका भी हम लोग हाफ लाइफ टाइम देख ले रहे हैं। T इज इक्वल टू है क्या, 2.303 अपॉन K लॉग R0 अपॉन R। हाफ लाइफ टाइम की डेफिनेशन क्या होती है बताओ? हाँ, लात खाओगे तुम लोग अभी बहुत बेजोड़। हाफ लाइफ टाइम की डेफिनेशन क्या होती है? अरे बताओ, ये देख के बता रहे थे, बताओ बताओ। किसी, अरे जब नहीं आता तो ऐसे करता है। वह समय काल जिसमें अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है, जिसमें अभिकारक अपने प्रारंभिक सांद्रता का क्या रह जाता है, आधा रह जाता है। प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, R0, T हाफ के बाद कितना बचेगा, R0 अपॉन 2 रखा जाए यहां पर, 2.303 अपॉन K लॉग R0 अपॉन R0 बटे 2। R0 से R0 क्या ऊपर आ जाएगा log 2। log 2 का मान कितना होता है, log 2 का मान 303। log 2 का मान होता है 0.3010 के मल्टीप्लाई करोगे तो T हाफ आएगा 0.6931 अपॉन K। यहां पर देखोगे तो जो T हाफ है, अर्धायुकाल है, वो किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रही ना? कोई R0 नहीं आया है, मतलब प्रारंभिक सांद्रता उससे पूरी तरह से स्वतंत्र आ रहा है किसी भी चीज के। भाई 0.6931 क्या है, ये भी एक तरह का कांस्टेंट है, K क्या है, ये भी एक तरह का कांस्टेंट है, यानी कि T हाफ किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा। अच्छा, और इसका अगर हम ग्राफ बनाएं, अगर यहां पर हम ग्राफ बनाएं T हाफ का, ठीक, और प्रारंभिक सांद्रता का, ठीक है, तो ग्राफ आएगा इस तरह से। ये भी सरल रेखा तो रहेगा पर सीधी रेखा नहीं, सीधी रेखा है। पिछली बार जो था ग्राफ वो सरल रेखा भी था और सीधी रेखा भी था। यहां पर ऐसे ग्राफ बनेगा, मतलब T हाफ घटता बढ़ता रहिए, इनिशियल कंसंट्रेशन को कोई मतलब नहीं है, चाहे R0 को इधर रख दो चाहे T हाफ को इधर रख दो। बात समझ आ रही नहीं? T हाफ पूरी तरह से R0 से क्या है, इंडिपेंडेंट। R0 हम घटा बढ़ा देना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको उल्टा करके यहां पर कर दो, काम करो, R0 को यहां कर दो और T हाफ को यहां कर दो। T हाफ देखो R0 पर डिपेंड नहीं कर रहा है, R0 बढ़ाते जा रहे हो, T हाफ वजह का 10 है। अब परीक्षा में क्या करेगा, ग्राफ दे देगा, ये ग्राफ है T हाफ और सांद्रता में। अब बताइए इस अभिक्रिया की कोटि क्या है, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, ठीक है, या इनमें से कोई। तो आप ग्राफ देखे रहोगे तो उससे पहचान जाओगे, ठीक है। तो अर्धायुकाल, ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इन पर न्यूमेरिकल लगभग 99% चांस है कि आएगा ही आएगा, ठीक है। छाप लो इसको, हाँ क्या चाहिए।